ये देखो एक ही सोचो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अगर मास कांस्टेंट है सिस्टम का तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो हमेशा क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 तो हमेशा क्या रहेगी? 0 ही रहेगी, है ना? और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है तो फिर क्या रहेगी? 0 क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यार एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, मोमेंटम फोर्स आया ना। तो फोर्स अगर 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। पहले हम वो केस कर रहे हैं जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। इट मींस अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उस चीज का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे रहना चाहिए, दैट इज वो मूव नहीं करना चाहिए अपनी पोजीशन से। जैसे मगर कहता हूं कि ये एक 2 kg की बॉल है, ये एक 3 kg की बॉल है, ये लाइन जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। अगर ये स्पेस में है और इनके ऊपर सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, इस बॉल ने इस पे लगाया, इस बॉल ने इस पे लगाया, दैट इज इस मास ने इस पे लगाया, हाँ ये दोनों फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट हो गए। क्यों? एक्स रिएक्शन पेयर है भाई, यस हाँ क्या होंगे? एक्स रिएक्शन पेयर है, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ये मतलब ये टकराएंगे ना अभी दोनों बॉल सेंटर में यहाँ पे टकराएंगे, दैट इज यहाँ से कितनी दूरी पे? 15 मीटर। ये बताओ इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे? इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे? मैं राइट से बनाता हूं, कहां पे? सर 3 के 10 मीटर, 10 मीटर है ना? 10 मीटर दूर बनेगा यहां से, दैट इज यहां पे बनेगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? ये सेंटर ऑफ मास होगा। अभी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे और तो फिर ये दोनों टकराएंगे कहां पे? बीच में। तो अगर ये दोनों टकराएंगे बीच में तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा जब दोनों टकराएंगे? यहाँ रह सकता है, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ रह सकता है जब दोनों, तो ये यहाँ पे टकरा सकती है। इस हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स को भी लगा और तुम कह रहे हो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा जब दोनों टकराएंगे, ऐसा होगा? तो कहाँ टकराएंगे? सेंटर ऑफ मास पे टकराएंगे, हाँ कहाँ पे टकराएंगे? सेंटर ऑफ मास पे। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो सकता, शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पे लग रहा है। तो जब भी ये पारा का ये सारा का सारा जो मास है पुलिस होगी इकट्ठा होना, वो कौन से पार्ट पे इकट्ठा होगा? सेंटर ऑफ मास पे इकट्ठा होगा, है? ऐसे में एक और एग्जांपल अगर मान लो ऐसे तीन बॉल है, m1 मास, m2 मास, m3 मास, ये सब एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स बना रही है, ये बताओ कि सारी टकरा के इकट्ठी होगी तो कहां पे इकट्ठी होगी? सेंट्रोइड या मास, सेंट्रोइड भी बोल सकता है, सेंट्रोइड भी बोल सकता है, नहीं बोल सकता, इक्वल मास होते तो सेंट्रोइड आता। अब इसका m1 m2 m3 सेंटर, तो जो भी इसका सेंटर मास आएगा वहां पे यहां पे आएगा, तो ये सारी की सारी कहां पे इकट्ठी होगी? सेंटर ऑफ मास पे इकट्ठी होगी। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा और एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल। अब सुनो, एक और क्वेश्चन, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है कंप्रेस स्टेट में, ये 3 kg का ब्लॉक है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन 5 मीटर थी। जब मैंने इसको यहां से ग्लीच कर दिया, स्प्रिंग दोनों के साथ बंधी हुई है, जब मैंने इन दोनों को ग्लीच कर दिया तो एक मोमेंट ऐसा था कि 2 kg यहां पहुंच गया
2 kg का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। है आपको पता है ये 3 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या लॉजिक समझ में आएगा कुछ क्या कुछ ये सारे के सारे पूछ सकते हैं इसको क्या बात समझ में। अब मैं इसका एक तरीका बता दूं तो मेरे एक चीज पता है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होना चाहिए ना तो मेरे को ये बात बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ में आता है तो तुमने ये पढ़ लिया फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस इसको देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डेल्टा m1 डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा t m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस क्या क्या चीज क्या डेल्टा t क्या बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा m1 into डेल्टा x1 m2 into डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक चीज ध्यान से देखो इस केस में अगर इस शुरुआत में वैसे पे था पूरा सिस्टम तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी 0 नहीं है बस आगे पक्का सब कुछ समझ में आ गया तो अगर ये दूर दूर पे चले जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सेम क्या होगा 0 ही होगा हां तो 0 होगा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो ये मान सकता है 2 के डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका माइनस प्लस ये मान सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या मान डेल्टा x1 मान डिवाइडेड बाय 5 क्या तुम मेरे को बता सकते हो इसको सॉल्व करने पे डेल्टा x क्या है 4/3 इसका मतलब अगर ये 2 मीटर खिसकेगा तो कितना खिसकेगा 4/3 दैट इज सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे तो तुम देखोगे कि ये अगर 0 तो ये चीज 0 होगी तो मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ये क्या है m1 डेल्टा x1 should be equal to m2 into डेल्टा x है ना दैट इज सब सीधा कर सकते हो 2 into 2 should be equal to 3 into x जो भी आएगा है ना जैसे मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूं एक एग्जांपल और देता हूं यहां पे मैं ये कह रहा हूं मान लो चलो ये दूरी पॉल है मैं कहता हूं अगर ये यहां से 2 मीटर चल रही तो ये यहां से कितने मीटर चली होगी सीधा ही कर दो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 तो ये 3 मीटर चली होगी ना यार m1 x1 should be equal to m2 x2 अब बताओ अगर ये यहां से 5 मीटर चल गई ये यहां से 5 मीटर चल गई तो कितनी दूर आ गई 7.5 आ जाएगी हां ये मान लो यहां से 6 चली गई 9 ये कितनी चली होगी 9 अब देखो ये यहां से 10 चली होगी तुमने सेंटर मास गलत निकलवा दिया था क्या मेरे को 3 2 5 18 मीटर है ना 18 नहीं 12 सेंटर मास की लोकेशन क्या है इनवर्स रेशियो में होगा ये 2 होगा ये 3 होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 5 into 30 5 से 30 के 12 मीटर आएगा जो सेंटर मास है ये गलत आया अब देखो ये 12 चलेगा तो ये कितनी चलेगी 18 तभी यार सेंटर मास में जिसका मास कम वो ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है इसका मास कम हां यार ऑब्वियसली करेगा कुछ क्यों फोर्स दोनों का सेम है
इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका एक्सेलरेशन, तो सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस चलेगा और सेम टाइम में कम डिस्टेंस चलेगा, तो ये तो सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए, वैसा हो भी रहा है। आया ना, ये फॉर्मूला से पलट गया कि डेल्टा x1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा x2 कब, फॉर 0 सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, लिख लो ये बात। फिर से बता रहे थे, कैपिटल मास है, स्मॉल मास है, ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, एक पकड़ के ऊपर चढ़ता है, आपको बताना ग्राउंड से कितनी ऊपर जाके पैर को पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये प्लैंक लकड़ी का टुकड़ा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू इक्वल टू 0, ये पेड बैकग्राउंड, जब ये यहाँ से आगे चलेगा, जब इसके सेंटर में पहुंचेगा तो आपको बताना है ये 2m मास कितना खिसक जाएगा। तो पहला वाला पहले बताइए कहाँ मीट करेंगे, सेंटर ऑफ मास, तो बस ग्राउंड से देख लो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके, ये h है जो किसके बराबर है, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो हो कैपिटल m स्मॉल m, तो कैपिटल m अपॉन दोनों का सम आया ना, और टोटल m से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड पे जाके वैल्यू को पकड़ लो। The location of inverse ratio means होता है ना, दिखाया ना line joining the two masses divides center mass divides the line joining the two inverse ratio of masses, तो ये स्मॉल m तो ये लेंथ हम स्मॉल m, ये कैपिटल m, कैपिटल m, अब आगे बस पक्का, और क्योंकि हवा में टंगा हुआ था तो इसके ऊपर जितना बॉयलेंट फोर्स लग रहा होगा सिस्टम पे ऊपर की तरफ, उतना ही टोटल सिस्टम पे एम्प्टी होगा, तब नेट फोर्स 0 तब भी हवा में लटके हुए ऐसे। इसको देखो, इसको मैं बता देता हूं तरीका देखो, ये जब इसके सेंटर पे आएगा, अभी इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर यहाँ पे मान लो, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ यहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास के लिए आएगा, तो जब ये इधर जाएगा उतनी देर में ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये इसके सेंटर पे जाके खड़ा हो, नहीं बात समझ, अरे भाई ये अगर इस सेंटर ऑफ इसके सेंटर पे आके खड़ा हो जाए तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर जाएगा बंदे का और इसका, तो इस दोनों का सेंटर ऑफ मास का कोइंसाइड करना चाहिए, इस जहाँ पे सिस्टम का पहले सेंटर ऑफ मास हो यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर ये इतनी डिस्टेंस चलेगा तो इतनी डिस्टेंस ये चल जाएगा, अभी भी नहीं बस आगे बस, तो मैं बोल रहा हूँ प्लैंक कितना खिसकेगा, तो ये बता दो ये डिस्टेंस कितनी है, प्लैंक कितना खिसकेगा, अगर ये इसके सेंटर पे जाएगा तो दैट इज कुछ लॉजिक ऐसा है, अरे बात समझ, तो सेंटर ऑफ मास अगर तुम यहाँ इसको यहाँ पे दे दोगे तब तो पहले सेंटर ऑफ मास से आता फिर यहाँ गया, ऐसा तो होगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा, अब बताओ ये कितना खिसकेगा, ये रेशियो कितना होगा, ये रेशियो कितना होगा 2:1 का होगा, यार इनवर्स रेशियो ना दोनों के सेंटर ऑफ मास, ये 2n/m है, तो 2:1 का रेशियो हो गया, ये क्या हो गया 1/3, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है L/2, आया ना, so this is the displacement of the plane, displacement of plane कितना है L/6, बोलो नहीं है बात, वही कोलाइड होने वाली बात है, ये मास m है और ये मास 2m है, कहाँ कोलाइड होगी, तो बस तो है,
अब ये जो 2m मास है इसको मैंने एक्सटेंड करके प्लैंक बना दिया जैसे दूसरे। तो अब ये सेंटर ऑफ मास तक होना चाहिए, तो तेरे को और क्या देखना है इसके बारे में, आया ना। अभी लिखो मत, कई तरीके से समझा रहा हूं। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, मान लो कि प्लैंक x की सक जाता है पीछे यहाँ से, डेल्टा x की सक जाता है ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से तुमने देखा स्पीड के डेल्टा x पीछे आ गया, और बंदा अगर इसके सेंटर पे गया तो बंदा कितना आगे गया ये बताओ। l by 2 plus x minus l by 2 plus x तो यहाँ पहुंच जाएगा माइनस x है ना। तो यहाँ से लेके इसके ऊपर l by 2 चलता और एक x इधर से कितना गया, तो ग्राउंड फ्रेम से तुम्हें कितना गया था दिखाइए, दैट इज इससे कितना आ गया है l by 2 minus x। बात समझ में आ गई। बंदे का डिस्प्लेसमेंट जरो है कितना हो रहा है m into l by 2 डेल्टा x should be equal to, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, m1x1 should be equal to m2x2, तो ग्राउंड फ्रेम से इसका डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड फ्रेम से इसका डिस्प्लेसमेंट should be equal to 2m into डेल्टा x। जरा ध्यान से देखो ये क्या है, l by 6 क्या है, डेल्टा x देखो, डेल्टा x के बराबर आ गया l by 6। ये जो मेथड है ये और ज्यादा बढ़िया है, पूछो क्यों है, देखो यहाँ पे मिलता है 2m मास है m मास है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचा था, तो आपको बताने है कितना पीछे किसके का। तो एक चीज बताओ, अगर ये पीछे की तरफ डेल्टा x की सक जाए तो ये कितना आगे गया होगा l minus x। तो फिर से तुम क्या करोगे, यही करोगे ना, m into l minus delta x should be equal to 2m into, तो वहां पे बता दो कितना आ गया ml by 3 आया, l by 3 आ जाएगा कितना x नहीं आया नहीं सब, ये ज्यादा बढ़िया नहीं है कि कहीं पे भी पहुंचा दो तुम, है ना। जैसे एक और देखो, ये है ना यहाँ से इसके ऊपर चला जाता है l by 4 डिस्टेंस, l by 3 l by 4 डिस्टेंस पे, दैट इज यहाँ से यहाँ चला जाता है, इसका मास m है, इसका मास इस बार 3m कर देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट देखना कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ शुरुआत में रही, अब तुम क्या करोगे, ये यहाँ से इसको इतनी दूर जाना प्लैंक, तो प्लैंक कितना पीछे आएगा ये पता, तो अगर ये डेल्टा x पीछे खिसक गया तो बंदा कितना आगे गया m into 3l by 4 minus डेल्टा x ग्राउंड फ्रेम से, और वो किसके बराबर होना चाहिए 3m into डेल्टा x। बताओ ये ज्यादा क्लियर तरीका नहीं है, ज्यादा क्लियर तरीका। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आई है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास समझ में आ गया, चलो इसको सॉल्यूशन बनाओ। इसका मास है पूरे, यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया जिसका मास है, रेडियस इसका r है, इसका रेडियस नेगेटिव है, इसका रेडियस नेगेटिव है इस बॉल का। आपको बताना है जब ये बॉल नीचे नीचे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो ये बड़ा वाला वेज कितना पीछे खिसक जाएगा,
ऐसा ही देखो ऐसे किया सेंटर ऑफ मास के नीचे जब ये इसके नीचे पहुंचेगा तो इसको भी कुछ की शक्ति इधर आ जाना चाहिए, दोनों सेंटर ऑफ मास के लाई करनी चाहिए, दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाएगा। आया सेम लॉजिक है। और जब सेंटर ऑफ मास भी कोइंसाइड कर जाएगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है माइनस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस मास कितना 4 है, ये 4 और ये 1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/5 ऑफ टोटल r। आया तो कितना आंसर आ जाएगा L by R by 5 इधर की सकते हैं। क्या लॉजिक समझ में आ गया पक्का? या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो जब ये यहां से लेके यहां पे पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इन इस डायरेक्शन कितना रहेगा, इसका अगर x किसी की सकते हैं तो 4m into डेल्टा x, ये इधर की संख्या डेल्टा x, तो ये कितना आ गया m into r minus डेल्टा x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हां तो ऐसे ही करना था है ना, पहले तो मैंने वो बता दिया, दूसरा मैंने तरीका बता दिया। क्या लॉजिक समझ में आता है? तो आपको बताने से ये पॉइंट यहां पहुंचे प्लान पे, तो प्लान पे तक सक जाएगा। ट्वेल्व इफेक्ट ऑब्वियस बात है, सॉल्व कर रहे हो देख के पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ क्यों? क्योंकि ये इतना इधर है, तो जब ये इतना इधर होगा तो इतना ये से इधर उतना उधर उधर चला जाएगा। तो पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L/5 थी, तब L/5 और तो ये कितना उधर जाएगा 12/5। एक लाइन में करना चाहते हो 4m into डेल्टा x, हम मान लो ये डेल्टा x इधर गया तो ये कितने इधर गया है m into 2r minus डेल्टा x। आया ना? अब सुनो एक और क्वेश्चन है, और इस बार वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। केवल इसको यहां से चलोगे कि ये वापस यहां पे पहुंच जाएगा, वैसे ये इससे पहले रुक जाएगा कि पहुंच जाएगा। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी जब ये नीचे पहुंचेगा, चलो मेरे को ये बताओ जब ये यहां पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैंने क्या पूछा? जब ये मास नीचे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? Find the velocity of the ball and the bat when it is at the lowermost point. Find the velocity of the ball. Find the velocity of the ball and wedge. नॉर्मल कोई वर्क कर रहा है? नॉर्मल कोई वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। हर पॉइंट में नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, तो सिर्फ वर्क कर रहा है ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, तो क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। तो इसकी एनर्जी कितनी लॉस हुई है? mg r, ये टोटल एनर्जी ये लॉस हो जब ये नीचे पहुंचा होगा। पहले बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी पहले, बाद में भी क्या होगी? तो बेटा m into v should be, अगर इसकी वेलोसिटी भी है should be equal to 4m into v dash। ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होनी चाहिए, v सेंटर ऑफ मास m1 v1 plus m2 v2 should be equal to m1 plus m2, तुम कह रहे हो ये वैल्यू होनी चाहिए 0। तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, एक की वेलोसिटी इधर हो तो दूसरे की वेलोसिटी इधर हो, m1 v1 should be equal to m2 v2 मैग्नीट्यूड, वरना m1 v1 minus m2 v2 अभी भी नहीं बात समझ में। तो अगर इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो इसकी वेलोसिटी इधर क्या होगी? v/4 होगी। लॉजिक एकदम सिंपल है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हां या ना? हां या ना? यस पक्का। तो बस बात खत्म। इसकी वेलोसिटी इधर की इधर v है तो इसकी वेलोसिटी इधर क्या होगी? देख के पता चलता है।
ये आ गई इसकी वेलोसिटी v/4। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की है, इसकी और इसकी, इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, प्लस इस वेज की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ 4m into v/4 का स्क्वायर। हाँ है ना, जरा ध्यान से देखो, गायब हो जाएगा, होगा नहीं होगा, एक 4 से एक 4 गायब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 प्लस 1/2 कितना होता है 5/8। ऐसे है ना, ये है ना, और कुछ आएगा ये है, तो ये 5/4, 5/4 तो 5/8 हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा, तो 8gr/5 इक्वल टू v स्क्वायर। तो v किसके बराबर आ गया, √8gr/5। अब बॉल की वेलोसिटी पता चल गई, क्या हुआ ये √2gr क्या ये, अगर इसको पकड़ के रखते फिर √2gr आते, दैट इज इसका लॉस इन पोटेंशियल सारा का सारा इसी की काइनेटिक में जाता, लेकिन अभी ये भी चल सकता है। तो सेंटर मास की वेलोसिटी 0 रखने के लिए अगर ये इधर जा रहा हो तो ये चीज इधर जा रही है, और वैसे भी जाएगी, तुम्हें पता है ये इधर जा रहा है तो इधर की टकरा, तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो एनर्जी क्या है दोनों में जाएगी। मैंने सिंपल बात बताई कि जब ये इधर जाएगा, ये वेलोसिटी वाली बात समझ में आ गई थी तुम्हें, इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी v/4, ये बताओ क्या, तो बस फिर क्या गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल शुड बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv स्क्वायर, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ 4m into v/4 का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम किया, हाँ कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या बात समझ में, बढ़िया से समझ में आ गया। तो मैं कहता हूँ ये जब यहाँ पे आएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, जब ये ऊपर ही ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे तो उस टाइम पे ये भी रुक गया होगा और ये भी रुक गया होगा, तो फिर से काइनेटिक किसमें चली गई होगी, सारी पोटेंशियल में चली गई, तो जितनी ये नीचे आएगा उतना ही ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर ऊपर पहुंच भी गया हो, इसकी वेलोसिटी 0 हुई हो इस डायरेक्शन की और इसकी होगी ना, ये तो हो ही नहीं सकता, आया ना, क्या बात है पक्का। एक और क्वेश्चन दे दो, यहाँ पे एक दीवार लगा दो, यहाँ पे एक दीवार लगा दो, ठीक है, अब इसको यहाँ से छोड़ दिया, इस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया, आपको ये बताना है ये मैक्सिमम एंगल कितना होगा, और अब ये क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, 15 मिनट बाद हमारी दूसरी क्लास, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ से बॉल को छोड़ दिया, ये दीवार, ये मैक्सिमम एंगल, ये एंगल मैक्सिमम कितना होगा, दिमाग लगा, ओके करवा